कहानी की शुरुआत इटली के ऐतिहासिक शहर वेनिस से होती है, जहां रात के समय एक भव्य और बेहद हाई प्रोफाइल ऑक्शन हाउस में जबरदस्त हलचल है। ये कोई आम नीलामी नहीं है, यहाँ दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ चीजें बेची जानी है। इसी वजह से हर तरफ अमीर लोग मौजूद हैं। सभी मेहमान महंगे सूट पहने हुए हैं और चेहरे पर अलग अलग डिजाइन के मास्क लगाए बैठे हैं ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। पूरा माहौल रहस्यमय और खतरनाक सा लगता है। हर कोने में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, हथियारबंद गार्ड्स तैनात हैं और ऊपर कंट्रोल रूम से पुलिस हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इसी भीड़ के बीच कहानी का मुख्य किरदार दिखाई देता है, जिसका नाम है साइरस। वह बेहद शांत, कॉन्फिडेंट और चालाक नजर आता है। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक है जो साफ बताती है कि वह सिर्फ ऑक्शन देखने नहीं आया। साइरस एक मास्टरमाइंड चोर है जिसने अपने दिमाग और प्लानिंग से पहले भी कई नामुमकिन काम कर दिखाए हैं। आज भी वह एक बड़े मिशन के इरादे से यहाँ मौजूद है। धीरे धीरे हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है। इस टीम में हर इंसान किसी न किसी फील्ड का एक्सपर्ट है। खुद साइरस इस ग्रुप का लीडर और सबसे तेज दिमाग है। उसके साथ एक पायलट लड़की है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जहाज उड़ाने में माहिर है। एक लड़की ऐसी है जो कि हैकिंग में मास्टर है। कंप्यूटर सिस्टम, कैमरे और सिक्योरिटी नेटवर्क उसके लिए बच्चों का खेल है। एक लड़का इंजीनियर है जो मशीनों और टेक्निकल गैजेट्स को मिनटों में समझ लेता है। इनके अलावा एक बुजुर्ग आदमी भी है जिसने उम्र के बावजूद अपना अनुभव और दिमाग अब तक पूरी तरह जिंदा रखा हुआ है। वही बूढ़ा आदमी आज साइरस के साथ ऑक्शन हाउस में मौजूद है और उसकी आंखें हर छोटी बड़ी चीजों पर टिकी हुई हैं। ऊपर कंट्रोल रूम में पुलिस की एक खास टीम बैठी है। हर कैमरा, हर मूवमेंट वहीं से मॉनिटर की जा रही है। इस टीम की लीड ऑफिसर का नाम है एबी। एबी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, तेज तर्रार और बेहद फोकस्ड। उसका एक पुराना रिश्ता साइरस से जुड़ा हुआ है। बहुत साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी और वक्त के साथ दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। पिछली बार जब एबी ने साइरस को पकड़ने की कोशिश की थी तब साइरस अपनी चालाकी से निकल भागा था। ये बात एबी को अब तक चुभती है। आज वह पूरी तैयारी के साथ यहाँ मौजूद है। उसका प्लान साफ है, जैसे ही साइरस कुछ भी चुराने की कोशिश करेगा वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। नीलामी शुरू होती है। सबसे पहले एक बेहद कीमती पेंटिंग लाई जाती है। ऑक्शनर उसकी खासियतें गिनाता है और बोली शुरू होती है। बोली तेजी से बढ़ती जाती है और आखिर में वह पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में बिक जाती है। लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन इसी दौरान साइरस और उसकी टीम अपना काम चुपचाप कर चुके होते हैं। पेंटिंग असली खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बदल दी जाती है। इसके बाद ऑक्शन में एक ऐसी चीज लाई जाती है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये एक खास एनएफटी है जिसे बनाने वाले क्रिएटर ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहन रखा है। ये एनएफटी आम नहीं है। इसमें लगभग 200 कैमरे लगे हैं जो हर एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे अपने आप एडिट करके एक यूनिक डिजिटल आर्ट बना देते हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत आसमान छू रही है। बोली शुरू होती है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ फिर 2.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त साइरस की टीम की हैकर एक्टिव होती है। वो एक बटन दबाती है और अचानक पूरे ऑक्शन हाउस की लाइट्स बंद हो जाती हैं। धमाकों की आवाज गूंजती है। लोग घबरा जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अमीर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस अराजकता के बीच साइरस बिल्कुल शांत रहता है। उसने खुद 2.5 करोड़ की बोली लगाई होती है, इसलिए अब वह एनएफटी क्रिएटर के पास पहुंचता है। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ चले। पैसे और एनएफटी दोनों सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किए जाएंगे। उधर कंट्रोल रूम में बैठी एबी ये सब देख रही होती है। जैसे ही साइरस और उसकी टीम वहां से निकलती है, एबी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करती है। साइरस और उसके लोग एक हाई स्पीड बोट पर सवार होकर वेनिस की नहरों से निकलते हैं और खुले समुद्र की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में वे ऐसे बैरियर सेट कर देते हैं कि पुलिस की नावें पीछे फंस जाती हैं। कुछ ही देर में साइरस अपनी बड़ी शिप तक पहुंच जाता है जहां एनएफटी की चोरी के बाद जश्न मनाया जाता है। एबी हार नहीं मानती। ऑक्शन हाउस में आए लोगों की फुटेज ध्यान से देखती है। तभी उसकी नजर साइरस के बुजुर्ग साथी पर पड़ती है जो अब भी वहीं मौजूद होता है। एबी उसे पकड़ लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि एनएफटी की कीमत ब्लैक मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। 3 करोड़ से 4, फिर 5 और आखिरकार 8 करोड़ तक। लेकिन एनएफटी को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए उसके असली क्रिएटर की जरूरत होती है। इसी वजह से साइरस ने उस क्रिएटर को भी अपने साथ ले लिया होता है। साइरस उसे समझाता है कि यह अपहरण नहीं है बल्कि एक डील है। ब्लैक मार्केट में एनएफटी बिकेगा, मुनाफा आधा आधा बांट लिया जाएगा। मजबूर होकर क्रिएटर मान जाता है और पार्टी में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ एबी उस बुजुर्ग से पूछताछ करती है और उसे धमकाती है कि वह सब सच बता दे। आखिरकार वह कहता है कि साइरस और उसकी टीम इस वक्त लंदन में है। एबी तुरंत अपने सीनियर्स के साथ लंदन जाती है जहां एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मामला उसके सामने आने वाला होता है। लंदन पहुंचते ही एबी सीधे वहां के पुलिस मुख्यालय जाती है। इमारत के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ वेनिस जैसी चमक दमक नहीं बल्कि सख्ती और गंभीरता है। एबी की मुलाकात एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर से होती है जो पहले से ही किसी बड़े केस की फाइलें देख रहा होता है। वो एबी को बैठने का इशारा करता है और बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आता है। वो बताता है कि हाल ही में शेयर मार्केट में अजीब उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये से कुछ चुनिंदा लोगों को अरबों का फायदा हुआ है। इस सब के पीछे एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वह नाम है लार्स। लार्स कोई आम अपराधी नहीं है। वह एक बेहद ताकतवर माफिया है जो बाहर से एक बिजनेसमैन की तरह दिखता है, लेकिन असल में उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऑफिसर आगे बताता है कि लार्स ने पहले भी शेयर मार्केट में हेरफेर किया था। उस वक्त एक बड़े डैम का पानी
अचानक शहर में छोड़ दिया गया था, जिससे भयानक बाढ़ आई। सैकड़ों घर तबाह हो गए, कई लोग मारे गए और उसी अफरा तफरी के बीच मार्केट क्रैश और बूम हुआ। लार्ड्स ने इसी तबाही से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। अब वही कहानी दोहराई जाने वाली है। योजना के मुताबिक अगले 2 महीनों में एक और डैम से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे पूरा शहर डूब सकता है। इस बार पेमेंट पैसे में नहीं होगी, बल्कि सोने में, और वह भी मामूली नहीं, पूरे 10 टन सोना। एबी ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। ऑफिसर साफ कहता है कि अगर यह सौदा पूरा हो गया तो हजारों बेकसूर लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। पुलिस और सरकार इस डील को रोकना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि लार्ड्स इतना चालाक है कि उसके पास हर कदम का बैकअप मौजूद है। तभी ऑफिसर एबी से कहता है कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो चोरों की तरह सोच सके, जो लार्ड्स से भी एक कदम आगे हो, और ऐसा इंसान एबी पहले से जानती है। एबी तुरंत समझ जाती है कि बात किसकी हो रही है। वह गुस्से में साफ मना कर देती है। वह कहती है कि साइरस कभी पुलिस की मदद नहीं करेगा और वह खुद उससे कोई मदद नहीं मांगेगी। लेकिन ऑफिसर उसे समझाता है कि यह मामला व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे शहर की जिंदगियों का सवाल है। अगर साइरस की मदद नहीं ली गई तो इस सौदे को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। काफी देर की बहस के बाद एबी भारी मन से मान जाती है। वह जानती है कि यह फैसला उसे साइरस की ओर करीब ले जाएगा, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। वह सीधे साइरस के ठिकाने पर जाती है। दोनों की मुलाकात होते ही पुरानी कड़वाहट सामने आ जाती है। दोनों एक दूसरे पर धोखा देने के आरोप लगाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ देर बाद साइरस शांत होकर पूछता है कि एबी यहाँ क्यों आई है। तभी भी उसे लार्ड्स की पूरी योजना के बारे में बताती है। वह साफ कहती है कि उसे एक आखिरी चोरी करनी है, लेकिन इस बार पुलिस के लिए। उसे 10 टन सोना चुराना होगा ताकि वह सौदा कभी पूरा ही न हो सके। साइरस पहले तो हंसता है। वह कहता है कि यह दुनिया की सबसे पागलपन भरी योजना है, लेकिन जब ये भी उसे बताती है कि अगर यह सौदा हुआ तो पूरा शहर बाढ़ में बह जाएगा और हजारों लोग मर सकते हैं, तो साइरस गंभीर हो जाता है। वह अपनी टीम को बुलाता है और पूरी बात उनके सामने रखता है। टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि वे 10 टन सोना चुराने की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी चोरी नहीं थी, लेकिन साइरस समझाता है कि ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने का मिशन है। आखिरकार सब तैयार हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था कि लार्ड्स इस सोने को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा। जांच में पता चलता है कि सोना पहले लार्ड्स के गुप्त अड्डे से ट्रकों में निकलेगा। वहां से उसे एक सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा, जहां एक कार्गो प्लेन के जरिए उसे उसके अंतिम ठिकाने तक भेजा जाएगा। साइरस की टीम तुरंत प्लान बनाने लगती है। हैकर सुझाव देती है कि अगर वे असली प्लेन जैसा दिखने वाला एक और प्लेन बना लें तो बीच हवा में सोने को ट्रांसफर किया जा सकता है। सबको यह आइडिया पागलपन लगता है, लेकिन साइरस को याद आता है कि वेनिस के ऑक्शन में उसकी मुलाकात एक ऐसे अमीर आदमी से हुई थी जो पुराने और खास जहाजों की खरीद फरोख्त करता है। साइरस सबको लेकर उस प्लेन डीलर के पास पहुंचता है। वह उन्हें एक बेहद शानदार और अनोखा प्लेन दिखाता है जो देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा लार्ड्स का कार्गो प्लेन। लेकिन डीलर साफ कह देता है कि यह प्लेन उड़ाने के लिए नहीं है, इसमें ज्यादा एलईडी ग्लास लगे हैं, आवाज भी बहुत ज्यादा है और यह नियमों के खिलाफ है। डीलर मना कर देता है, लेकिन ये भी अपनी पहचान बताती है और कहती है कि ऐसे प्लेन रखना वैसे भी गैर कानूनी है। अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह जेल जा सकता है। मजबूर होकर डीलर मान जाता है। अब उनके पास प्लेन तो आ जाता है, लेकिन अगली मुश्किल रडार सिस्टम की होती है। इंजीनियर बताता है कि उन्हें एक खास पीएसआई मशीन बनानी होगी जो रडार को ऐसा सिग्नल भेजे कि 2 प्लेन होने के बावजूद स्क्रीन पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखाई दे। समस्या ये थी कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कुछ पल के लिए दोनों प्लेन दिख सकते थे। एबी कहती है कि एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में उसका एक पुराना दोस्त है जो उनकी मदद कर सकता है। वे उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वह अफसर व्हील चेयर पर बैठा होता है और साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह चोरी में शामिल नहीं हो सकता। तभी साइरस उसे 10 लाख रुपए देने की पेशकश करता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह अफसर मान जाता है। अब टीम पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाती है। प्लेन को रंगा जाता है ताकि वह असली कार्गो प्लेन जैसा लगे। हैकर पीएसआई मशीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है ताकि उसे प्लेन के अलग अलग हिस्सों में छुपाकर ले जाया जा सके। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब इस सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाना होता है। सब अपने अपने रोल के मुताबिक तैयार हो जाते हैं और मिशन शुरू होने वाला होता है। यह कोई आम उड़ान नहीं थी और न ही कोई साधारण चोरी। इस बार दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां थीं। साइरस की पूरी टीम अलग अलग पहचान के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। किसी ने बिजनेस क्लास का टिकट लिया होता है तो कोई इकोनॉमी क्लास में बैठा होता है ताकि पूरा प्लेन उनकी मौजूदगी से संतुलित रहे और किसी को शक न हो। हर सदस्य अपने कपड़ों और हाव भाव से बिल्कुल आम यात्री लगता है। बाहर से ये वही कार्गो प्लेन दिखता है जिसमें लार्स का 10 टन सोना लोड किया जा चुका है। नीचे कार्गो एरिया में भारी भरकम सेफ रखे होते हैं जिनमें सोना बंद है। लार्स के कुछ गुंडे भी प्लेन में मौजूद होते हैं। उनमें से 2 बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं और 3 इकोनॉमी क्लास में, ताकि हर जगह उनकी नजर बनी रहे। प्लेन टेक ऑफ करता है और हवा में आते ही साइरस की टीम एक्टिव हो जाती है। हैकर अपने टैबलेट और डिवाइसेस के जरिए प्लेन के अंदर लगे सभी कैमरों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब हर एंगल उन्हें दिख रहा होता है, लेकिन उनकी हर हरकत कैमरों में सामान्य लगती है। दूसरी तरफ लॉक मास्टर अपने अपने हिस्सों में पीएसआई मशीन के पार्ट्स छुपाकर धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। लॉक मास्टर सबसे पहले प्लेन के बाथरूम में जाता है, जहां वह पीएसआई मशीन का पहला हिस्सा फिट करता है। यह काम बेहद सावधानी से किया जाता है क्योंकि जरा सी गलती पूरे प्लान को उजागर कर सकती थी। उधर एक
टीम मेंबर घबराहट की वजह से आखिरी वक्त पर पीछे हट जाता है और प्लेन में नहीं आता, जिससे एबी को भी अपना रोल बदलना पड़ता है। एबी बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाती है जहां उसे पीएसआई मशीन का दूसरा हिस्सा इंस्टॉल करना होता है, लेकिन अचानक टर्बुलेंस आता है और झटके की वजह से मशीन उसके हाथ से गिर जाती है। मशीन टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। एबी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। उसे पता है कि अगर यह मशीन ठीक नहीं हुई तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इसी बीच लार्स के गुंडों में से एक बाथरूम की तरफ बढ़ता है। एबी घबरा जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त साइरस वहां पहुंच जाता है। दोनों बिना समय गंवाए टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ने लगते हैं। साइरस अपने अनुभव से मशीन को फिर से काम करने लायक बना देता है और दोनों मिलकर उसे इंस्टॉल कर देते हैं। गुंडा बाथरूम के बाहर से लौट जाता है और एक बड़ा खतरा टल जाता है। उधर साइरस की पायलट लड़की अपने प्लेन को ठीक उसी ऊंचाई और स्पीड पर ले आती है जहां लार्स का कार्गो प्लेन उड़ रहा होता है। उसका लक्ष्य था दोनों प्लेन को बिल्कुल पास लाना, ताकि पीएसआई मशीन एक्टिव होते ही दोनों के सिग्नल एक जैसे हो जाए। जैसे ही मशीन चालू होती है, रडार पर दोनों प्लेन का सिग्नल मिलकर एक हो जाता है। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में एबी का दोस्त अपने साथी अफसर के साथ स्क्रीन देख रहा होता है। कुछ पलों के लिए दो सिग्नल दिखाई देते हैं। उसका साथी घबरा जाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन एबी का दोस्त उसे समझाता है कि ये सिर्फ सिस्टम की छोटी सी गड़बड़ी है जो अक्सर हो जाती है। वह बातों में उलझाए रखता है। तभी रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखने लगता है। वह मुस्कुराकर कहता है, देखा, मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। दोनों प्लेन इतने करीब होते हैं कि नीचे का कार्गो एरिया लगभग आमने सामने आ जाता है। लॉक मास्टर नीचे पहुंचता है जहां सोने से भरे सेफ रखे होते हैं। वह अपना हाईटेक टूल निकालता है और सेफ का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। मशीन तेजी से काम करने लगती है, लेकिन यह काम आसान नहीं होता। समय तेजी से निकल रहा होता है। इसी दौरान लार्स के गुंडों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। वे आपस में बात करते हैं और कार्गो एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही साइरस को यह खबर मिलती है, वह तुरंत एक्शन में आता है। प्लेन के अंदर जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। चलती हुई उड़ान में दोनों तरफ से मुक्के, लातें और धक्के चलने लगते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है और माहौल पूरी तरह अराजक हो जाता है। पायलट को झटकों से महसूस होता है कि प्लेन के अंदर कुछ ठीक नहीं है। वह तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल करता है। वहाँ एबी का दोस्त हालात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि मौसम अचानक खराब हो गया है, इसलिए प्लेन को नजदीकी छोटे एयरपोर्ट पर उतारना पड़ेगा। पायलट मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। वह एयरपोर्ट बेहद छोटा होता है और इतना बड़ा प्लेन वहाँ उतारना लगभग नामुमकिन लगता है। रनवे छोटा है, फिर भी पायलट पूरी हिम्मत से प्लेन को नीचे लाता है। कई झटकों के बाद किसी तरह प्लेन रनवे पर उतर जाता है। थोड़ी देर बाद साइरस की पायलट भी अपना प्लेन वहीं लैंड कर देती है। इधर लार्स को खबर मिल जाती है कि उसका कार्गो प्लेन तय जगह पर नहीं बल्कि किसी और एयरपोर्ट पर उतरा है। वह गुस्से में अपने आदमियों को आदेश देता है कि जिसने भी उसके सोने को रोका है उसे जिंदा या मुर्दा उसके सामने लाया जाए। प्लेन के अंदर लड़ाई अभी भी जारी होती है। लॉक मास्टर टूटे मन से साइरस के पास आता है और कहता है कि वह समय पर सेफ नहीं खोल पाया। अब सोना लार्स के हाथ में जाने वाला है और वह अपना खतरनाक सौदा पूरा कर लेगा। साइरस समझ जाता है कि अब उन्हें सीधे लार्स के अड्डे तक जाना होगा। साइरस और उसकी टीम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगर वे यहीं रुकते तो न सिर्फ उनका मिशन फेल हो जाता, बल्कि लार्स और वह दूसरी माफिया और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते। इसलिए साइरस एक सख्त फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब वे सीधे लार्स के महल तक जाएंगे, वहीं सब कुछ खत्म किया जाएगा। प्लेन दोबारा हवा में उठता है। अंदर का माहौल तनाव से भरा हुआ है। दूसरी तरफ लार्स अपने आलीशान महल में बैठा हुआ है। चारों तरफ भारी सिक्योरिटी है। वहीं वह दूसरी माफिया महिला भी पहुंच चुकी होती है। वह बेहद बेरहम और चालाक है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आज ही सौदा पूरा करना और फिर शहर को बाढ़ में डुबो देना। उधर प्लेन के अंदर लड़ाई ने कई मशीनों को नुकसान पहुंचा दिया होता है। पीएसआई मशीन पूरी तरह टूट चुकी होती है। अब रडार पर दोनों प्लेन साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी यह देखकर चौंक जाते हैं। शक गहराता है और तुरंत सरकार को जानकारी दी जाती है। हालात को गंभीर मानते हुए फाइटर जेट्स को आदेश मिलता है कि वे इस संदिग्ध प्लेन का पीछा करें। कुछ ही देर में आसमान में फाइटर जेट्स दिखाई देने लगते हैं। पायलट समझ जाता है कि अगर जेट्स ने हमला किया तो प्लेन में बैठे सभी लोग मारे जाएंगे। साइरस तुरंत दिमाग लगाता है। वह पायलट को कहता है कि प्लेन को पलट दो। जैसे ही प्लेन उल्टा होता है, उसकी एलईडी ग्लास पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है कि इस प्लेन में आम लोग और बच्चे मौजूद हैं। ये एक आखिरी कोशिश होती है। फाइटर जेट्स के पायलट यह संदेश देखते हैं और हमला रोक देते हैं। वे प्लेन को घेर कर उड़ते रहते हैं ताकि जैसे ही यह जमीन पर उतरे, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके। ये साइरस के लिए थोड़ी राहत की बात होती है। आखिरकार प्लेन लार्स के महल के पास लैंड करता है, लेकिन लैंड करना ही काफी नहीं होता। प्लेन अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जाता है। महल की बाहरी दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। इसी दौरान कार्गो एरिया के दरवाजे खुल जाते हैं और भारी भरकम सोने के बॉक्स जमीन पर गिरने लगते हैं। ये नजारा देखकर माफिया महिला आगे बढ़ती है। वह सोचती है कि अब सोना उसके हाथ में है। वह लार्स से कहती है कि सौदा खत्म, अब वह सारा सोना ले जाएगी और लार्स से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर लार्स का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पागलपन में आकर बंदूक निकालता है और माफिया महिला को गोली मार देता है। वह वहीं गिर जाती है। उसकी मौत हो जाती है। उसी पल पुलिस और सरकारी एजेंसियां चारों तरफ से महल को घेर लेती हैं। जमीन पर भारी फोर्स तैनात हो जाती है। लार्स पुलिस को देखकर चिल्लाने लगता है। वह खुद को
निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सब चोरों का काम है। वही माफिया महिला असली अपराधी थी और उसने उसे मार दिया है। वह साइरस और उसकी टीम पर सारा इल्जाम डाल देता है। हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं, लेकिन यही साइरस अपनी आखिरी चाल चलता है। वह पुलिस को प्लेन की रिकॉर्डिंग दिखाता है। एलईडी ग्लास और एनएफटी टेक्नोलॉजी के जरिए रिकॉर्ड की गई हर बातचीत, हर सौदे की बात और माफिया महिला के साथ लार्स की डील साफ दिखाई जाती है। रिकॉर्डिंग सबूत इतने मजबूत होते हैं कि पुलिस के पास कोई शक नहीं बचता। लार्स को वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर में सबको यही लगता है कि पुलिस जीत चुकी है। जो सोना पकड़ा जाता है उसे अपने साथ ले जाया जाता है और केस बंद मान लिया जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि चोरों की प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अब भी पूरी तरह से साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। उसकी बचपन की एक बात सामने आती है। उसे एक खास पेंटिंग बहुत पसंद थी। साइरस सोचता है कि वही पेंटिंग उसे गिफ्ट करेगा ताकि उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो सके। टीम फिर से एक हो जाती है। फिर कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होता है। असल में लॉकर एक्सपर्ट ने सबको चकमा दे दिया था। तिजोरी में असली सोना था ही नहीं। वहाँ पहले ही नकली सोना रख दिया गया था जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। पुलिस जो सोना ले गई वो सिर्फ लोहे की ईंटें थीं। असली सोना बहुत पहले ही आसमान के रास्ते अपनी सही जगह पहुंच चुका था। यानी बिना किसी को शक हुए इतनी बड़ी चोरी एक बार फिर कामयाब हो जाती है। आखिर में टीम अपना असली सोना लेने जाती है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस बड़ी जीत का जश्न मनाते हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती।